तितली का अंडा। गुनगुन नाम की तितली के कुछ अंडे होते हैं। वो एक गुलाब के फूल को कहती है, गुलाब के फूल, क्या तुम मेरे अंडों को अपने बीच में रख लोगे? मैं चाहती हूँ वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे अंदर तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। तुम जब चाहो अपने अंडे मेरे अंदर रख सकती हो। गुनगुन तितली ऐसा ही करती है। वो गुलाब की पंखुड़ियों के बीचों बीच अपने अंडों को छिपा देती है और गुलाब उनका खूब ख्याल रखता है। अब तितली आजाद थी। वो जब चाहे इधर उधर घूम सकती थी। एक दिन वो पानी की तलाश में काफी आगे निकल गई। लौटते हुए उसे शाम हो गई, लेकिन वापस आकर उसने बागीचे में देखा कि जिस गुलाब के अंदर उसने अपने अंडे रखे थे वो गायब है। वो गुलाब कहाँ गया? उसके अंदर तो मेरे अंडे थे। क्या किसी ने देखे? हे भगवान, ये क्या हो गया? गुनगुन तितली बहुत रोने लगती है। इधर उधर परेशान होकर अपने अंडों की तलाश करने लगती है। तभी एक भंवरा उससे कहता है, क्या हुआ? क्या तुम भी गुलाब को ढूंढ रही हो? हाँ भंवरे भैया, मेरे अंडे उसी में थे। मैं भी आज उसे बहुत याद कर रहा हूँ। उसके पास ही तो घूमता रहता था। शायद तुम्हें नहीं मालूम, आज तुम देर से बाग में आई हो। कहाँ थी दिन भर? वो मैं पानी की तलाश में थोड़ा दूर चली गई थी। लेकिन बात क्या है, बताओ मुझे। वो शोभा है ना, जो गांव में रहती है और अपने कान के पास गुलाब लगाती है। आज वो तुम्हारा गुलाब तोड़ कर ले गई और लगता है उसी में अंडे भी चले गए हैं। हाँ, तो क्या मेरे अंडे शोभा ले गई? मुझे उसके पास जाना चाहिए। गुनगुन तितली शोभा के घर पहुंच जाती है। शोभा बड़ बालों में गुलाब लगाकर घर में घूम रही थी। तभी तितली उसके आजू बाजू घूमने लगती है। अरे तितली, कहाँ से आ गई? अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। चाहती क्या हो? तुम्हारे पास जो गुलाब है उसके अंदर मेरे अंडे हैं। मुझे वापस कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, क्या ऐसी बात है? शोभा गुनगुन तितली को गुलाब वापस कर देती है। गुनगुन तितली बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तब शोभा कहती है, अगर तुम बुरा न मानो गुनगुन तितली, तो एक बात कहूँ, मुझे गुलाबों का बहुत शौक है और तुम इतनी प्यारी हो, क्यों ना तुम हमारे ही बाग में रहो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरे अंडे मुझे लौटाए हैं। मैं तुम जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। आज से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी शोभा। कुछ ही दिनों में तितली के अंडों से तितलियां निकल आती हैं और शोभा के घर में खूबसूरत तितलियां नजर आती हैं। 5 बंदर की कहानी। जंगल में एक घने पेड़ के ऊपर 5 बंदर रहा करते थे। पांचों हमेशा साथ साथ रहते थे। उनमें से एक बहुत ही प्यारा बंदर था जिसका नाम था बिंटी। बिंटी गांव के स्कूल में जाकर दीवार पर बैठ जाया करता और बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता। बच्चों के हाथ में बस्ता देखकर, किताबें देखकर उसका भी बहुत जी करता कि वो भी स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन बिट्टी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बंदर कहीं स्कूल जाते हैं भला? माँ, मेरा बहुत दिल करता है। स्कूल के बच्चे देखकर जी करता है मैं भी पढ़ाई करूँ। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आती हूँ। कोशिश करते हैं तुम्हें पढ़ाने की। माँ, मेरे पास एक किताब है। कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में गिरी हुई मिली। अच्छा, दिखाओ। अरे वाह, इस किताब में तो नए नए तरह के चित्र बने हुए हैं। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ। बेटा, हमें स्कूल में तो कोई भी दाखिला नहीं देगा।
जिस तरह तुम रोज जाकर स्कूल में बैठ जाते हो, कोशिश करो वहीं दीवार पर बैठे बैठे तुम कुछ सीख जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। नन्हा बंदर दीवार पर बैठ बैठकर बहुत कुछ सीख जाता है। आते जाते बच्चों को बातें करते देखकर उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब वो हमेशा घर लौटने के बाद बाकी के चारों बंदरों को एक क्लास की तरह बिठा देता और सबको सिखाता। आज से हमारे यहाँ पर भी स्कूल है। मैंने जो जो स्कूल से पढ़ाई सीखी है वो तुम सबको सिखाऊंगा। क्या तुम सब सीखोगे? माँ, सीखोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चारों बंदर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो नन्हा बंदर सबको सिखाता है। सुबह सुबह कहना है गुड मॉर्निंग, बोलो मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग। रात को कहना है गुड नाइट, गुड नाइट। और जब भी हाथ धोएंगे तभी खाना खाना है। ऐसा टीचर ने सभी स्कूल के बच्चों को सिखाया है। अब कल की बातें कल बताऊंगा। आज के लिए इतना सबक काफी है। चारों बंदर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो हर रोज पांचों बंदर मिलकर बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं और उनमें बहुत बदलाव आ जाता है और सब मिलकर बिंटी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं। सीखने के लिए सिर्फ लगन चाहिए, उम्र नहीं। प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आस-पास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज हैं। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है
खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। ना केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है।